बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज 22 जून है और दिन है पीर का। कश्मीर में जारी एहतजाज के मामले को हम कवर करते रहे, 2-3 रोज़ से नहीं कवर कर सके, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और कश्मीर एक्शन कमेटी, जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने एक नई डेडलाइन दी है। ये डेडलाइन क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। और वसीम मलिक साहब ये कहते हैं कि ये मामला 12 नशिस्तों से आगे जा चुका है। इस बारे में ज़रा इनसे पूछेंगे कि ये आगे कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा, और तफसील से ज़रा इसको डिस्कस करेंगे मामले को। और इसके साथ साथ आज बलूचिस्तान की जो एक नौजवान ख़ातून रहनुमा है BYC की से उनका ताल्लुक़, डॉक्टर मारंग बलोच, उनको एक मुकदमे के अंदर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। किस मुकदमे में सज़ा हुई है और क्यों हुई है, इस मामले को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कश्मीर के मामले पे बात करते हैं। वसीम मलिक साहब, एक तो ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले बता दें। हुकूमत तो मुजाहिरीन को थकाना चाहती है और वो ये कहती है कि अब ये मामला इतना रहा नहीं है, लेकिन जो फुटेजेस आज सामने आ रही हैं उसमें हमने देखा है कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। ख़वातीन धरने में तो बैठी हुई थी, लेकिन आज मुख्तलिफ यानी मार्चेस की सूरत में, टोलियों की शक्ल में ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। कुछ वीडियोस जो इस्लामाबाद में बैठे साफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, हालात कंट्रोल में हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, सड़कों पर ट्रैफिक है। लेकिन कश्मीर से जो वहाँ के साफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक कश्मीर में हड़ताल है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, एहतजाजी सूरत हाल है। तो ज़रा तफसील से बताएं, एक तो करंट सिचुएशन, और जो उन्होंने डेडलाइन दी है वो क्यों दी है, उसका क्या मकसद है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस मामले को 12 नशिस्तों से आगे का मामला क्यों कह रहे हैं। देखिए रिजवान गिलज़ई साहब, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या पाकिस्तान में बैठे हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात जो इस वक्त कासा लेसी में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि चलें कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके कोर मेम्बरान, उनका मामला आप एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए। ये आपको जो रावला कोट में दरेक के मुकाम पर, और रावला कोट में ना सिर्फ एक मुकाम बल्कि 5 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर धरने जारी हैं। आज इस हड़ताल को, इस धरनों को, इस एहतजाज को बाज़ाब्ता 15वां दिन है। जब अगर आप 9 तारीख से देखते हैं, जब कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी थी, बिलखसूस पूरे कश्मीर में आज ये 15वां दिन है। और उसके अलावा अगर आप रावला कोट की सूरत हाल देखें, चूँकि वहाँ 5 और 6 जून से ही मामला जो है वो कशीदा हो गया था, तो वहाँ तो आज कोई 18वां, 19वां या 20वां दिन है, मुकम्मल हड़ताल है। आज भी आप मुजफ्फराबाद के हालात वहाँ पर देखें, चूँकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ ग्राउंड ज़ीरो में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उससे पहले वहाँ के मुकामी लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, या वो लोग जो इन अमूर पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि वो वेरीफाइड हो, वो गैर जो कयास राइयाँ हैं, जब आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोकते हैं तो उससे गैर ज़रूरी कयास राइयाँ जन्म लेती हैं। तो ये गुफ्तगू कोशिश हमारी अगेन यही होगी कि कयास राइयों से पाक हो। तो आज भी मुकम्मल हड़ताल है, मुकम्मल लॉकडाउन है, वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। और ये सिर्फ अब चूँकि रावला कोट मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसका तस्करा हो रहा है। रिजवान गिलज़ई साहब, कश्मीर का आप शायद कोई भी गांव उठाकर देखिए, वहाँ के मुकामी लोगों से बात कीजिए, तो हर गांव, हर शहर, चप्पे चप्पे पर एहतजाज जो है वो हो रहा है। और यहाँ पर एक तरफा रिपोर्टिंग होती है। कहा जा रहा है, पहले कहा जाता रहा कि जी कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल को कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहाल कर दिए हैं। अब चूँकि आज 15वां रोज़ है, जब आपकी ट्रांसपोर्ट बंद हो, जब आपके पेट्रोल स्टेशंस बंद हों, जब वहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार तबका होगा, जो मेहनत मजदूरी करता होगा, उनका रोज़गार बंद हो, जब इंटरनेट की सहूलत ना हो, मोबाइल फ़ोन की सर्विस वहाँ पर ना चल रही हो, जब जो कश्मीर पाकिस्तान से जो कश्मीर की टेरिटरी में मुख्तलिफ सामान की या अशिया खुदनोश की तरसील होती है वो रोकी जा चुकी हो, तो आज सारा मुद्दा जो है वही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो डालने पे आ गया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल के सबब ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ की जो रिपोर्टिंग है वो तो अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड ज़ीरो से मुकम्मल तब्दील है। चूँकि हमने गुज़श्ता चंद दिन बात नहीं की, तो उसकी कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो हमने इकट्ठी की हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। मुकदमात का इंदराज तो हो रहा है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेम्बरान के खिलाफ मुतअद्दिद FIR जो हैं वो हुई हैं। उसके साथ ही 150 लोग ऐसे हैं जिनमें 22 कोर मेम्बरान हैं, और उनके साथ ही इनके साथ जो एक्टिव लोग थे उनको 4th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है।
एक डेवलपमेंट जो है वो किस्तों में वैसे जारी हुई है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पे आई, अगले दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई गई, फिर अगले दिन एक और खबर सोशल मीडिया पे आई, फिर वो अगले दिन वही मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई गई। तो उनमें मुजफ्फराबाद से 2 कोर मेंबरान हैं। इनमें एक राजा अमजद अली खान साहब हैं और दूसरे हैं अंजुम जमान साहब। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब, और इन्होंने कहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से हम लाताल्लुकी करते हैं, ये जो है ये दुश्मन के हाथ में खेल रही है। इनमें से वैसे मैं आपको याद दिहानी के लिए कि ये जो एडवोकेट अमजद अली खान साहब है, ये खुद जब पहले इसी एक्शन कमेटी पर इल्ज़ामात लगते थे कि ये इंडियन प्रॉक्सी है या बाकी मामलात, तो वो ये कहते थे कि जो हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि हम इंडियन प्रॉक्सी हैं तो वो अपना डीएनए कर ले। इन्होंने यहाँ तक बात की थी कि वो अपना डीएनए करवाए, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि मैं उनको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खुद कुछ नहीं कह रहा। फिर वो खुद भी ये कहते थे कि अगर हम में से भी कोई इंडिया का एजेंट है तो हम अपने बाप के नहीं हैं। यानी इस कदर उन्होंने इस बात को निगेट किया था। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुतअद्दिद आ चुकी हैं, लेकिन ये 2 कोर मेंबरान थे। इसी हवाले से अब वहाँ के जो लोग हैं उनको भी इनके साथ सिंपथी है। वो लोग को इनसे मुतनफ़िर नहीं हुए, क्योंकि ये सब पहले ही कह चुके थे कि अगर हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, इस एहतजाज के दौरान हमारी गिरफ्तारी हो जाए, तो आपने उस बात पर यकीन नहीं करना, जो हमारे मुतालबात हैं, जो हमारी बातचीत है, आपने उस पर इंटैक्ट रहना है। तो इनके बारे में ये इतला है रिजवान गिलज़ई साहब कि ये दोनों ही गिरफ्तार थे। और उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसको लोग जोड़ रहे हैं 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस क्लब और दीगर जगहों पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उमर नज़ीर कश्मीरी वो रावलाकोट दरेक के मकाम पर मौजूद हैं। वो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया और वो ये कहते हैं कि उन 2 लोगों से हमारा कोई एतराज़ नहीं है, आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। और वो अपने बारे में कह रहे हैं, वो कहते हैं कि आज मैं आपके दरमियान खड़ा हूँ, कल को मेरी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए ऐसी, जो कि आ सकती है, आपने उस पर यकीन नहीं करना। इसके साथ एक और अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, वो ये है कि ख्वाजा मेहरान है, उन्होंने एक तकरीर की है धरने के मुकाम से। और ये गालबन 12 जून की एक तकरीर है कि जब दरेक के मुकाम पर फजर के वक्त एक क्रैकडाउन हुआ और वहाँ पर अफसोसनाक इतलात भी सामने आई। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस हवाले से ये दावा करते हैं कि वहाँ पर शहादतें भी हुई, गोलियाँ भी चली। तो उसी दिन उनकी एक तकरीर थी। वो तकरीर का मतन मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं दोहराऊँगा, लेकिन उनकी तकरीर हमने सुनी है। वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल जायज़ नहीं थी, वो आइन के ख़िलाफ़ थी, वो मुल्की कवानीन के ख़िलाफ़ थी। उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। और इस हवाले से बहुत सारे लोग उस पर बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ, शुरू में मैंने कहा कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, स्टेटस उनका यही है। और फिर उसके बाद आप इन सब को छोड़िए, वहाँ जो दरेक के मुकाम पर वहाँ मुख्तलिफ आगे मुकामात हैं रिजवान गिलज़ई साहब, जो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ये सारे तो दहशतगर्द नहीं हैं, ये सारे तो इंडियन एजेंट नहीं हैं, ये सारे तो इराक़ की प्रॉक्सी नहीं हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान का भी इसमें हाथ है। ये सब तो अफ़गान प्रॉक्सीज़ नहीं हैं, वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताइए रिजवान गिलज़ई साहब, अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप कभी या मैं कहूँ कि जी मैं स्टेट के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, तो मैं कितने लोगों को बदगुमान कर लूँगा? मैं क्या पूरे के पूरे पाकिस्तान को बदगुमान कर लूँगा? पूरे के पूरे खित्ते को बदगुमान कर लूँगा? तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। आज वहाँ ख़वातीन और बच्चों के एहतजाज का दिन था, जैसे मैंने आपको बताया। डडियाल है, चकसोरी है, मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ की फुटेज, चक सवारी है, मंड होल, पता नहीं ऐसी जगह हैं। चूँकि मैं वहाँ का लोकल नहीं हूँ तो मैं उसको दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बड़ी तादाद में आज ख़वातीन बाहर निकली हैं, बच्चे बाहर निकले हैं और कश्मीरी सड़कों पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। जो एक और मामला है, इनका अलामिया एक जारी हुआ है, 21 जून का ये अलामिया है। वो कहते हैं कि कुछ वफूद हमारे पास, ये मैं कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने अगला लाएअमल और एक डेडलाइन दी है। वो कहते हैं कि कुछ वफूद हमारे पास आए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। उनमें बार के लोग थे, मजहबी रहनुमा थे, सहाफ़ी थे। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वो कहते हैं कि उनके सालसी में मुज़ाकरात हो जाएँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, कि मौलाना ने कश्मीर के मामले पर तकरीर भी की थी। वैसे अनफॉर्चुनेट है, मरकज़ में कश्मीर आपका पूरा जल रहा है इस वक्त। मरकज़ में अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, चकज़ई साहब ने तो तकरीर की फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन यहाँ से जाकर वहाँ किसी ने ये जहमत नहीं की कि वो ग्राउंड रियलिटी को देखे, वहाँ की सूरत हाल को जांचे, कोई सालसी करवाने की कोशिश करे। ना तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गए हैं, ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब गए हैं, ना ही महमूद अजगज़ई साहब गए हैं। गवर्नमेंट का अगर कोई स्टांस है तो अपोजिशन को तो इस मामले पर ग्राउंड रियलिटी पर जाकर देखना चाहिए। अच्छा, उसके साथ जनाब उन्होंने ये कहा है कि हमारी 23 जून की आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद हम
अनाउंस करेंगे अगला लाहे अमल। चूंकि अब उन्होंने अभी तक अगला लाहे अमल अनाउंस नहीं किया, लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि 24 जून से वो जो अगला लाहे अमल अनाउंस करने जा रहे हैं वो मुजफ्फराबाद कॉल है, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च है। हम पहले भी ये बता चुके हैं कि उन्होंने दरेक या रावला कोट में आकर बैठ गए थे। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थे कि वहाँ मजीद क्रैकडाउन का खतरा है, रास्ते तंग हो जाते हैं। चूँकि यहाँ इस वक्त जो जिस जगह पे रिजवान गिलज़ई साहब ये मौजूद है ना, इनमें 5 जगह हैं। एक तो दरेक की जगह है, दूसरा हरना मीरा की जगह है, फिर बल्दिया अड्डा है, फिर कोटेरी है एक जगह। तो रावला कोट में भी 5 मुकामात ऐसे हैं। लेकिन ये मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका है, लोग डिस्पर्स हो जाते हैं, रात को भी लोग घरों में चले जाते हैं, अगले लोग इकट्ठे हो जाते हैं और शाम की तादाद में बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये आगे बढ़ेंगे और इस हवाले से ये इसलिए खौफनाक है क्योंकि अगर आपने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है रियासत ने और हर सूरत इनसे आनी हाटों से निपटना है और ये भी आगे जाना चाहते हैं, तो जब मैंने दिन देखे तो बताया ये गया अगर वो 24 को अनाउंस करते हैं और 25 और 26 को वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करते हैं तो 9 और 10 मुहर्रम की तारीख बनती है। 25-26 को छुट्टी भी है, तो उस हवाले से गालबन वहाँ तकरीर भी हुई कि हम वो हवाला दे रहे थे कि ये जो आशूरा है 9 और 10 मुहर्रम की, इस हवाले से इस्लामी तारीख में अहम है, तो हम उस तरह की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये वहाँ की जनाब इतलात हैं। उसके अलावा अब आ जाते हैं आपके असल मसले पर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूँ। जनाब ये अहमद फराज साहब हैं, सहाफ़ी हैं, शायर भी हैं, ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले भी एक मरतबा लापता हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ करती थी, फिर ये बाज़याब हुए जी। और उस केस में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियली मौक़िफ़ था कि कश्मीर एक मुतनाज़ा टेरिटरी है। अब आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आज ये इनकी अहमद फराज साहब पहले अरेस्ट हुए थे लास्ट टाइम जब यही कश्मीर वाला मामला चल रहा था, शायद मामला कुछ और था, ये कश्मीर था, वो अबडक्ट थे, लापता थे, नामालूम जैसे अफराद, क्योंकि उस वक्त भी ये इल्जाम था कि इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके नंबर बताए थे। अच्छा, उसके बाद जनाब इनका ताल्लुक कश्मीर से है। जमानत थी इनके पास, लेकिन आज 16 MPO के तहत बाग से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब आ जाते हैं आपके, अच्छा इससे पहले ना, चूंकि रियासती मौक़िफ़ है ना, एक हुकूमती मौक़िफ़ है, दोनों तरफ के मौक़िफ़ हम आपके सामने रखते हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि वहाँ इन लोगों को थकाया जाए, इनकी बात ना मानी जाए, ये खुद डिस्पर्स हो जाएं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आप हर सूरत जो 27 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से एक्टिविटीज़ करें और इंतखाबात हर सूरत करवाने हैं। लेकिन अगर कश्मीर की ये सूरत हाल है तो मुझे इंतखाबात होते वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। और दूसरा, हुकूमत ये कहती है कि आप धरना ख़त्म करेंगे तो आपसे कोई बातचीत फर्दर होगी और अदरवाइज धरना खत्म होने तक कोई बात भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग गुज़श्ता दिनों दी। वैसे गवर्नमेंट आकर ये कहती है कि ये इंडियन एजेंट हैं, राह की प्रॉक्सी हैं, हिंदुस्तान के हाथों खेल रहे हैं। तो इससे मुझे तो बड़ा खौफ आया। देखिए, अगर वो हैं, मुल्क की सलामती हम सब का पहला फरीज़ा है। मैं बतौर शहरी या सहाफ़ी एक मुतालबा चले रख देता हूँ और हर शख्स का ये मुतालबा है कि अगर ये हैं तो इनका एक इंडिपेंडेंट ट्रायल किया जाए, इनके खिलाफ शवाहिद मंजर आम पे लाए जाएं, बराह रास्त उसकी समाअत हो, ताकि लोगों को एक तो पता चले और दूसरा पूरे गुमराह ना हो, जो गुमराह ना हो। और फिर आप एग्जाम्पल सेट कर दें कि अगर हमारे कोई मुल्क दुश्मन ममालिक के हाथ में खेलेगा तो उसके साथ हम ये हशर करेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम बशमूल कश्मीरी कौम जो है वो इस फैसले के साथ खड़ी होगी। सही बात है। अब इस सारे मामले में हुकूमत कहती है कि हमें ये अब पता चला है, तो मेरे लिए तो बड़े खौफ की बात है कि हिंदुस्तान जो है वो इतना मतलब उसने ये कमेटी बनी, हिंदुस्तान अगर बना रहा था तो आपको नहीं पता चला। ये कमेटी इसने मुतादिद एहतजाजात किए, आपने उसके साथ बैठकर निगोशिएट किया। आप कहते हैं कि 38 में से 35 मुतालबात हमने माने, तो आप उस वक्त इंडियन प्रॉक्सीज के साथ बैठ रहे थे और आपको अब पता चला। तो इतना बड़ा ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लैब्स है कि इस पे तो फिर मुझे सवालात उठाने चाहिए। तो बहरहाल फैसल मुमताज राठौड़ साहब कहते हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले ज्यादा सवाल ना उठाएं, चले मैं उनका जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख देता हूँ गवर्नमेंट का। वो ये कहते हैं कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक है कि मौजूदा सूरत हाल का सबसे ज़्यादा बोझ आम शहरी उठा रहे हैं। एक कलदम ग्रोह की गैर मंतकी हट धर्मी के बायस पूरी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो मेरे लिए शदीद तशवीश और तकलीफ का बायस है। सोशल मीडिया पर ऐसी मुतादिद वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें शरपसंद अनासर कारोबार खोलने वाले ताजरों को धमकियां देते और बाज़ मुकामात पर तशद्दुद का निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। मैंने इस सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया है और मुतल्लिका इंतज़ामी हुकाम को हिदायत जारी की हैं कि आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने में हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मैं मुतासरा इलाकों में अपने आवाम को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह आगाह हूँ। मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इमदाद और रिलीफ का अमल जारी रहेगा और जल्द ही उन तक पहुँच जाएगा। हमने कलदम ग्रोह के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए बारहा अपील की, हर तीसरे फरीक की सालसी की कोशिश की खामोशी से खुशामदीद कहा, हत्ता कि पसे पर्दा मुज़ाकरात के दरवाजे भी खोले, मगर अफसोस कि कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी। इस ग्रोह का ये गैर एलानिया मुतालबा कि रियासत बिला शर्त हथियार डाल दे हमारे लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, वो अब ये सारा मामला जो है ना वो डाल रहे हैं
कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर। अगर कश्मीर में आज लॉकडाउन है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की। हाँ, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर ये आप किसी एहतजाजी गिरोह की या आपके मुताबिक वो इंडियन एजेंट्स हैं, तो फिर तो वो खुदा न खास्ता अपने हिकमत अमली में इस कदर कामयाब हो गए हैं कि आपकी पूरी एक स्टेट जो है उसको उन्होंने ताकत का अपाज भी कर दिया। इस्तेमाल हुआ और हाँ, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाए तो फिर आप तो अपाज हो गए हैं। फिर आप अपनी गलती को तस्लीम कीजिए, इस्तीफा दीजिए और घर जाइए। सही बात है। सो ये तो चले कश्मीर की सूरत हाल है। उसमें आखिरी एक बात जो अब मैंने आपके सामने रखी थी। अच्छा, वो जो सवाल था वैसे बेसिकली, सॉरी मैं भूल गया, वो सवाल ये है वसीम मलिक साहब के मामला 12 नशिस्तों से आगे चला गया है। देखें, 12 नशिस्तों के मामले के ऊपर तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ भी हमने लोगों को बताया भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए। 12 नशिस्तों के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हो गए, ये कहा कि ये उनका मुतालबा एक तरह से जायज़ करार दिया उन्होंने। और इसमें वैसे भी लोग ये बात करते हैं कि ठीक है, जब मोहम्मद मालिक साहब ने पिछले दिनों खबर दी कि उनको ये कहा गया कि उनको 6 नशिस्तों के ऊपर मुज़ाकरात की ऑफ़र भी दी जाएगी और उसमें सारी जमातें भी शामिल होंगी। ये मुतलका लोग कंसर्न क्वार्टर्स ये समझते हैं कि कुछ फैसले जल्दबाजी में किए गए, ये भी रिपोर्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो अभी भी सूरत हाल जूं की तूं है। तो ये 12 नशिस्तों से मामला आगे कैसे गया है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए, ये मेरी ज़ाती राय है। जब आप इन चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, मुमकिन है मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, 1000% गलत हो सकता हूँ, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, देखने वाले कर सकते हैं। ये अगर सिर्फ मसला 12 नशिस्तों तक होता, शायद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या कश्मीरी लोगों का ये मुतालबा 12 नशिस्तों तक हो। अगर हुकूमत वक्त का मामला 12 नशिस्तों पर होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस निज़ाम के स्टेक होल्डर हैं बड़े। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी खुद कह चुके हैं कि उनका मुतालबा जायज़ है। अगर जायज़ है तो फिर उसको एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस क्यों नहीं हो रहा, तो उसमें मुझे कुछ और इशारे मिलते हैं। अच्छा, और उसमें मैं, चूँकि आपने कहा कि आप सवालात ज़्यादा ना उठाएं, तो मैं ये जसारत नहीं करता या मेरे कंधे ये बोझ बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर मैं आपको 19 जून को ले जाता हूँ। आप पार्लियामान की बिलावल भुट्टो जरदारी की फ्लोर ऑफ द हाउस बजट स्पीच देखिए, जिसमें उन्होंने उसका एक फ़िक्रा मैं आपको दोहरा देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस ऐवान में गिलगित का, यानी कौमी असम्बली में गिलगित का और साथ ही मुजफ्फराबाद का नुमाइंदा बैठा देखना चाहता हूँ। ये किस सूरत मुमकिन होगा जब एक आईनी तरमीम होगी? ये किस सूरत मुमकिन होगा जब आप उसे पाकिस्तान का एक अलग सूबा या हिस्सा बना देंगे? अभी आप समझते हैं कि वो एक जो है वो मुतनाज़ा टेरिटरी है, और आप, हमारा पाकिस्तान का कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी वहाँ पर, और सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर में जो गिलगित बल्तिस्तान भी है, चाइना के पास भी उसका कुछ हिस्सा है, हिंदुस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पर राय शुमारी हो, हक़ खुद इरादियत हो और लोग फ़ैसला करें। हमारा कंसिस्टेंट यही मौक़िफ़ है। तो हिंदुस्तान ने तो कश्मीर की यकतरफ़ा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। अगर आप ये करेंगे तो फिर आप भी उसकी खसूसी हैसियत ख़त्म करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने की आईनी तरमीम का तो सुना था, ये कश्मीर वाला बिलावल साहब ने नई बात की है कि कश्मीर को भी, अगर बिलावल साहब ने किया तो कहीं पे ये बात हुई होगी ना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये मसला आपसे 12 नशिस्तों का नहीं है। ओके, सो ये बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ है समझने वालों के लिए कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो हो सकता है कि ये जो एहतजाज शुरू हुआ है, ये इसके पीछे वो सारा बैकग्राउंड कहानी भी हो, लेकिन हम तो जो फैक्ट्स सामने हैं उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकी लोगों ने खुद फैसला करना है। कश्मीर के बाद बलूचिस्तान चलते हैं जी। बलूचिस्तान में BYC की सरबराह हैं ज़ाहिर मारंग बलोच साहिबा, वो इस्लामाबाद भी आई, उन्होंने यहाँ पे धरना भी दिया, उनको यहाँ से डिस्पर्स किया गया। फिर उसके बाद वो अरेस्ट हो गई और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जो BLA है वो ये उनकी एक प्रॉक्सी है, और ये भी अगेन इनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि ये फॉरेन फंडेड लोग हैं और ये बलूचिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उसी में इनको काफ़ी अरसे से कैद भी थी और फिर इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा चला और उस मुकदमे में आज उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अच्छा, ये ज़रा इसमें चूँकि वसीम मलिक साहब अदालतों को कवर करते हैं तो पता होना चाहिए लोगों को कि किस मुकदमे में उनको सज़ा हुई है, वो ट्रायल सारा कैसे हुआ है, क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस दौरान हुआ है, इस बारे में वसीम मलिक साहब ज़रा नाज़रीन। देखिए रिजवान गिलज़ई साहब, आपके स्टेट बिलखुसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत, बलूचिस्तान की इस वक्त की मौजूदा हुकूमत, वो ये आपने दुरुस्त कहा कि BYC बलोच यकजहती कमेटी उसको एक हिस्सा समझती है BLA का, और उस हवाले से DG SP साहब की भी मुताद्दिद स्टेटमेंट्स हैं। पिछले दिनों अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी
इस हवाले से गुफ्तगू की। सरफराज बुगटी साहब अमूमन इस पे बात करते रहते और हैं। BLA आलमी सतह पर एक दहशतगर्द तंजीम मतलब उसको डिक्लेयर किया गया है जी हाँ, UN और की उसमें तरफ तो कोई शक नहीं, देखिए जो हथियार उठाता है से रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ, हाँ, तो वो उसके लिए ना किसी के दिल में सिंपति है, ना ही कोई दो राय है। रियासत को आनी हाथों से निपटना चाहिए। हाँ, इस पर डिबेट हो सकती है कि उसने हथियार उठाए क्यों, वो रूट काज क्या है, उसको भी रियासत को एड्रेस करना लेकिन जाहिर चाहिए। है अगर वो मासूम लोगों को या जी सिक्योरिटी हाँ, एहलकारों को निशाना बनाते हैं तो और उसमें उसको तो कोई दो सेलिब्रेट राय करते हो ही हैं, नहीं सकती ना। और उसके फिर उनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी की अगर बात करते हैं। कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा, कोई खित्ता, वहाँ के लोग अगर पाकिस्तान से आज़ादी की बात करते हैं तो रियासत को पूरा हक है। और आइन को नहीं मानते, आइन, पाकिस्तान हाँ को जी नहीं हाँ, मानते, जी हाँ, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा हैं, इन्हें और इनके साथ एक और BYC के रहनुमा हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मसला ये था, रिजवान गिलज़ई साहब के 2024 में BYC ने गवादर में बलोच राजी मुची के नाम से एक जलसा किया, जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि एक सिक्योरिटी एहलकार को पत्थर लगने से वो जाँ बहक हुए थे, तो ये इनकी जानिब से उन्हें कत्ल किया गया था गवादर में। उसके बाद हुआ ये कि उन्हें उस वक्त जो गिरफ़्तार किया गया था, तब गालबन ये FIR नहीं थी, उन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार किया गया, MPO के तहत, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, लेकिन वो एड्रेस नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने उसको तौसीक कर दी। मीनवाइल फिर उनके ऊपर 3 मुकदमा दर्ज किए गए। अच्छा। उसमें एक मुकदमा ये भी था, अब इसका ट्रायल जो है वो जारी था। इसको BYC की क़यादत बहरहाल फेसलेस ट्रायल कहती है। अच्छा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब 12 जून से हम यानी BYC के जो लोग इस वक्त आज़ाद हैं, वो जब मुलाकातों के लिए जाते थे या अदालतों में जाते थे इस मामले के लिए, तो उन्होंने BYC की लीडरशिप कुछ लोग हैं कि जो पिछले दिनों हमने देखा कि वो मारंग बलोच साहिबा से मुलाकातें रोक दी गई थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने जेल के बाहर कोई धरना वरना भी दिया हुआ। अच्छा, वो समीदीन बलोच और ये सब। अच्छा, उसके बाद जनाब इसी क़यादत ने इस अदालत के खिलाफ धरना भी दिया और वकला ने भी अदालत में पेश होने से बाइकआउट कर दिया। और ना सिर्फ इन्होंने बल्कि मारंग बलोच साहिबा जो हैं, जो जेल में हैं, वो भी 12 जून से जेल में धरने पे बैठी हुई हैं। अच्छा, और ये समझते थे कि हमें जो फेयर ट्रायल है उसका मौका नहीं दिया जाए। लेकिन ट्रायल जेल के अंदर हो रहा था। हाँ, और पहले ट्रायल में लोग जा रहे थे, फिर उनका जाना रोक दिया था, तो उन्होंने धरना, ठीक है, वकला भी नहीं गए। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब उनके वकीलों ने बाइकआउट किया, तो फिर अगेन जो एक आजकल आजमूदा नुस्खा है, इमरान खान से लेकर जो भी गवर्नमेंट की या इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत किसी भी वजह से करता है, तो उनके खिलाफ जिस तरह से आजकल पाकिस्तान का आइन और कानून हरकत में आता है, अदालतें, तो उनके लिए एक सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। वो सरकारी वकील इकबाल शाह एडवोकेट, उनके बारे में कहा जाता है उनका ताल्लुक PTI से। सलमान अकरम राजा साहब ने भी गालबन को ये सवाल से लिखा हुआ। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि जी ये हमें हमारे इल्म में लाए बगैर ये फैसला हुआ है और हमने उनको नोटिस जारी कर दिया है कि PTI से उनका ताल्लुक के जिम्मेदार भी होंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद आज ये फैसला आया, उम्र कैद की सज़ा जो है सुनाई गई है। BYC इस हवाले से कहती है कि जिस शख्स पर FIR थी और उस पुलिस एहलकार की कत्ल का इल्ज़ाम था, उसे पहले ही आप बरी कर चुके हैं। हमें कुछ अर्सा पहले ही पता ये चल चुका था कि ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्वेटा जो है वो हमें सज़ाएँ सुनाने जा रही है, लिहाजा हमने अपनी पूरा एहतजाज किया, वो हमें नहीं करने दिया गया। और उसके बाद फिर मैंने चेक भी किया, जो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा हैं, 3 मुकदमा जैसे मैंने आपको बताया, एक का तो आज फैसला आ गया। इसके अलावा इन पर एक और एहतजाज के दौरान 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा जो है वो भी दर्ज है। अच्छा, वो ये सज़ा जो है वो एक जो एहलकार के कत्ल का मुकदमा था उस पर दर्ज हुई है। बहरहाल उनको सज़ा हो गई है। जो उम्र कैद का मतलब ये है कि अब वो एक लंबा अरसा जेल में ही रहेंगी जब तक कोई यानी ऐसा कोई फैसला नहीं होता कि पॉलिसी डिसीजन नहीं होता। और ये बहरहाल एक और फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान का मामला और उसमें BLA का किरदार, और BLA को BYC से जोड़ना। बलूचिस्तान की यकजहती जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पे भी एहतजाज किया था। और बलूचिस्तान का मामला भी ज़ाहिर है कि एक सेंसिटिव मामला है और उसको भी इसी तरह जैसे कहा जाता है कि हथौड़े के ज़रिए जो कील है वो ठोकने की जो एक पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के तहत जो है वो उनसे निपटा जा रहा है। और वैसे भी हमारे जो रियासती कासल जिनको वसीम मलिक साहब कहते हैं, वो आए रोज़ ही कहते हैं कि हार्ड स्टेट है और हार्ड स्टेट में हर किसी से सख्ती से निपटा जाएगा, और यही हम अक्रॉस दी पाकिस्तान देख रहे हैं। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी। अगली वीडियो में ज़रा पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इमरान खान से मुलाकातें, इमरान खान की बहनों से मुलाकातें और मुज़ाकरात जो हुकूमत और PTI के दरमियान एक नॉइज़ चल रही है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए, उस पर तफसील से डिस्कस करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।